नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक संख्या 29 को। यह आपकी 17 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम सिविक्स का अपना पाठ भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस पाठ का चौथा भाग रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम कंटेंट को समझेंगे, उसके बाद इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर पहला हमारा जो टॉपिक दिया गया है वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि धर्मनिरपेक्ष वह राज्य या वह देश होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है, यानी उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। सीधे शब्दों में कहें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि वो देश जहां पर धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी जहां पर नागरिक है वो स्वतंत्र होते हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए या फिर किसी भी धर्म को न मानने के लिए। ये उनका पर्सनल मैटर होता है और गवर्नमेंट वहां पर टांग नहीं अड़ाती है। उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ पर अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो एडमिशन के मामले में हो, चाहे अन्य प्रकार के अधिकारों में हो। तो इसलिए हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष देश कह सकते हैं और हमारे संविधान का एक प्रमुख लक्षण भी है धर्मनिरपेक्षता। ओके, उसके बाद कि अगर ये धर्मनिरपेक्षता है जिसके हम अभी बात कर रहे थे, तो इससे क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता को अगर अपनाया जाए तो इससे क्या होगा? इससे आपसी सौहार्द है, आपसी प्यार है, आपसी भाईचारा है, उसमें बढ़ोतरी होती है। क्योंकि वास्तव में जो धर्म है वो तोड़ने वाले नहीं होते। धर्म क्या होते हैं? जोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि ये एक ही ईश्वर तक हमें लेकर के जाते हैं। तो ये चीज़ कब समझ में आती है? जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिन देशों में शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा खासा हुआ है, ज़्यादा साक्षरता दर है, वहाँ पर धर्म के आधार पर किसी प्रकार के तनाव या लड़ाई झगड़े नहीं होते। आपने ये भी देखा होगा कि जिन राज्यों में या जिन इलाकों में जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के मुद्दे वो गौण हो जाते हैं और वहाँ पर आपसी प्यार है, मधुरता है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो हमारे देश में क्योंकि धर्म के आधार पर विविधता काफ़ी अधिक पाई जाती है, तो बहुत ज़रूरी था कि सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया जाए। इसलिए हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। जैसे देश का इतिहास कैसे तय कर देता है कि संविधान कैसा होगा। जैसे अगर हम बात करें हमारे देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त तय हो चुकी थी कि हमारा संविधान कैसे बनने वाला है। क्योंकि उस वक्त जो हम चाहते थे या जिन चीज़ों का हम विरोध कर रहे थे, हम चाहते थे कि वो चीज़ें हमारे देश में ना हो, तो वो चीज़ें हमने पहले से ही तय कर ली थी। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। वास्तव में संविधान क्या है? संविधान कुछ नियम कायदे कानून ही होते हैं जिनके द्वारा देश को चलाया जाता है, और इस संविधान में हम उन नियमों को चाहते हैं जिनको हम अपने ऊपर लागू करवाना चाहते हैं, जैसा हम अपने देश को देखना चाहते हैं। तो वास्तव में जो संविधान होता है उसका ज़्यादातर भाग हमारे आसपास के जीवन से जुड़ा होता है, हमारे इतिहास से जुड़ा होता है कि इतिहास में जो चीज़ हमें अच्छी लगी उसको हम अपनाते हैं संविधान में, जो चीज़ हमें खराब लगी उन चीज़ों के ऊपर हम रोक लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। ओके, जैसे कि भेदभाव थे उसके शिकार हम खुद हुए थे ना ब्रिटिश शासन के दौरान। तो हमने देखा कि आज़ादी के बाद क्या चाहिए? हमें समानता चाहिए, हमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं चाहिए। हालांकि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो एक लचीला संविधान है। लचीला संविधान कैसे? लचीले का मतलब फ्लेक्सिबल है, इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं अगर बदलाव करना चाहे। अमेंडमेंट ज़रूरत हो तो बदलाव किया जा सकता है, और ये एक अच्छी विशेषता है क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के अनुसार हमें भी बदलना होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि संविधान में भी बदलाव हो। राजनीति की नई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई नए संशोधन भी किए गए। अक्सर संविधान में बड़े बदलाव का मतलब होता है देश के मूल स्वरूप में बदलाव होना। हालांकि हमारे देश के संविधान की बात करें तो उसमें बड़े बदलाव नहीं हुए, बल्कि समय के साथ साथ कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दी गई। पिक्चर्स में दिखाया गया है कि ये उपरोक्त जो तस्वीरें हैं वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य हैं वो अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर करें। ठीक, ये हमारा मूल संविधान है, उसकी जो कॉपी है उसके ऊपर साइन किए जा रहे हैं। बाएं से सबसे पहले चित्र में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
हस्ताक्षर या दस्तखत करें। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो अपने हस्ताक्षर दस्तखत करें। तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। जयराम दास दौलतराम जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे उस वक्त, राजकुमारी अमृत कौर जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त, डॉक्टर जॉन मथाई जो उस वक्त वित्त मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, और उनके पीछे श्री जगजीवन राम जी जो उस वक्त श्रम मंत्री थे। ये सभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर आधारित एक एक्टिविटी भी दी गई है। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, करना चाहो तो, कि भारतीय संविधान के मुख्य जो लक्षण है उसमें मौलिक कर्तव्य भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। मौलिक कर्तव्य मतलब हमें जब एक हाथ से दिया जा रहा है तो कुछ लिया भी जाएगा। जैसे हमें कुछ अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, तो कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है, कर्तव्य बनते हैं। तो इस वक्त हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य, उन पर आप चित्र बना सकते हो, रेखा चित्र बना सकते हो, उन पर आप कविताएं लिख सकते हो, गीत लिख सकते हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको उन कर्तव्यों को अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक, इसको क्या करोगे, खुद करोगे आप। ओके, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही कि 11 कर्तव्य आपको पता नहीं है, कहीं से मिल नहीं रहे, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए गए, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित परिस्थितियों या स्थितियों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ये हमें बताना है। ठीक, पहला दिया गया, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो किस मौलिक अधिकार का हनन है? तो इसमें उत्तर रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसका हनन यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो ये हमें अधिकार देता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। दूसरा हमें दिया गया स्थिति कि यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, ये किस अधिकार का हनन है? स्वतंत्रता के अधिकार का। क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें घूमने फिरने की आज़ादी भी देता है। हम किसी भी राज्य में काम धंधा कर सकते हैं, किसी राज्य में बस सकते हैं। अगर ऐसा किया जा रहा है तो इस अधिकार का हनन होता है। तीसरा देखिए, तीसरा जो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, तीसरा प्रश्न दिया गया कि यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो किस अधिकार का हनन होगा? ये शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार का हनन होगा। क्योंकि शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है वो ये अधिकार देते हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी भाषा का, अपनी कल्चर का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी शैक्षणिक संस्था की स्थापना भी कर सकता है। उसके बाद चौथा हमारा वाक्य दिया गया कि यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे सकती क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो यहाँ पे किस अधिकार का हनन है? समानता का अधिकार का। समानता का अधिकार क्या कहता है कि देश में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति, रंग, रूप, लिंग, धर्म, भाषा, कल्चर, किसी भी आधार पे नहीं। तो यहाँ पे लिंग के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है, तो समानता के अधिकार का यहाँ पर हनन किया जा रहा है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न और उसके बाद अब हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि नीचे दिए गए कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयाम या लक्षण दिए गए। ठीक, हमें प्रत्येक आयाम के सामने लिखना है कि ये आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, हमें क्या बताना है कि इसका महत्व बताना है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया संघवाद। संघवाद क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है। अब हमें बताना है क्यों महत्वपूर्ण है। तो सभी वर्गों और अधिक से अधिक लोगों की सत्ता में भागीदारी के लिए संघवाद आवश्यक है। क्योंकि सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा लेवल होंगे तो सभी वर्गों की भागीदारी मिलेगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार बनेगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इस सत्ता में भागीदारी कर पाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है संघवाद का होना। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक समान विकास के लिए भी संघवाद आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरा दिया गया शक्तियों का बंटवारा। शक्ति संतुलन के लिए एक तो ये कि शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तो एक बैलेंस बना रहता है, एक व्यक्ति या एक संस्था के बाद शक्तियाँ नहीं रहती, संतुलन बना रहता है उसके लिए। दूसरा सत्ता की साझेदारी के लिए, शक्तियों का बंटवारा होने से सत्ता की साझेदारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार में हिस्सेदारी करने का मौका मिलता है। तीसरा जो हमें आयाम दिया गया, तीसरा आयाम दिया गया मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों के सम्मान और गरिमा के लिए आवश्यक है, समानता के लिए आवश्यक है, ओके, भेदभाव की समाप्ति के लिए आवश्यक है।
चौथा दिया गया संसदीय शासन प्रणाली, तो प्रतिनिधि आधारित शासन व्यवस्था के लिए संसदीय शासन प्रणाली आवश्यक है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली होगी तभी तो हम अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे और वो हमारे लिए सरकार चलाएंगे। अगर संसदीय शासन प्रणाली नहीं होती है तो हमारे लिए वो शासन व्यवस्था का जो रूप हम अब देख रहे हैं वो शायद नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।